अब इस टाइम पर दूसरी ओर उमर आदिल को साकिर के साथ वाली कार में बैठाकर भेज देता है। अब कार थोड़ी दूर चलती है और हाजीबल ब्रिज पर पहुंच जाती है। यहाँ पर साकिर और आदिल दोनों गले मिलते हैं और आदिल अपनी घड़ी उतारकर साकिर को देता है निशानी के तौर पर, जब मैं मर जाऊंगा तो ये तुम्हें मेरी याद दिलाएगी। और फिर इसके बाद आदिल हाजीबल ब्रिज से कार लेकर अकेला ही ड्राइव करते हुए वहां से निकल जाता है हमला करने के लिए। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है वो पूरा एरिया जो पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। इसमें ये पूरा नेशनल हाईवे 44 है जो जम्मू से श्रीनगर की ओर जाता है और इसी हाईवे पर सीआरपीएफ का कॉन्वे चल रहा था। हाईवे के साइड में एक और रोड है जो नेशनल हाईवे 44 में कनेक्ट होती है और इसको लाडू मोड़ के नाम से भी जानते हैं। इस पॉइंट पर एएसआई मोहनलाल अपनी ड्यूटी कर रहे थे। इसके अलावा ये दूसरी रोड हाजीबल ब्रिज की ओर से आ रही थी। आदिल इसी ब्रिज से आगे की तरफ बढ़ता है जबकि दूसरी ओर सीआरपीएफ का कॉन्वे नेशनल हाईवे 44 पर आगे बढ़ रहा था। तब यहाँ से जब आदिल इस रोड से आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही आदिल आगे बढ़ता है तो सामने पुलिस बैरिकेडिंग दिखाई देती है। इस कारण से आदिल यहीं से यूटर्न लेकर लाडू मोड़ से NH 44 की तरफ निकल जाता है। लेकिन जब तक आदिल वहां पहुंचता है तब तक सीआरपीएफ की एक दो बस वहां से पहले ही निकल चुकी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एएसआई मोहनलाल लाडू मोड़ वाले पॉइंट पर मौजूद रहकर पहले से ही निगरानी कर रहे थे, तो अचानक उनकी एक कार पर नजर जाती है। इस कार को देखकर वो चौकन्ना हो जाते हैं और एक बात नोटिस करते हैं कि ये कार जो आदिल चला रहा था ये सामान्य रूप से तेज स्पीड में आगे बढ़ रही थी। मोहनलाल ने गौर किया कि कार कॉन्वे के बीच में घुसने की कोशिश कर रही है। कार चलाने का तरीका और उसकी स्पीड को देखकर मोहनलाल सावधान हो जाते हैं। तो एएसआई मोहनलाल को इस कार पर 2:50 पर शक हो जाता है और सेम टाइम पर कार को देखने के तुरंत बाद वायरलेस और सीआरपीएफ की वॉकी टॉकी पर एक कोडेड मैसेज 44 फ्लैश होने लगता है जो एक हाई अलर्ट सिग्नल देता है। इतना सब देखने के बाद सब चौकन्ने हो जाते हैं। एएसआई मोहनलाल तुरंत सीटी बजाकर इस कार को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन आदिल इस कार को रोकने की बजाय इसकी स्पीड और तेज कर देता है। एएसआई मोहनलाल कार का पीछा करते हुए उस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं और जैसे ही फायरिंग शुरू होती है तो आदिल की कार 3 बसों को छोड़कर बस नंबर 5 में जाकर टक्कर मार देती है। इसके बाद वो कार को लेफ्ट राइट करने लगता है और 3:15 पर ये कार 272 माइलस्टोन पर पहुंच जाती है। अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन की बात करूं तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट की पंपोर तहसील के लेथपुरा गांव के पास जाकर ये बस को टक्कर मारकर ब्लास्ट कर देता है। और ये अटैक इतना बड़ा था कि बस नंबर 5 पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके आगे पीछे की बसें पूरी तरह से डैमेज हो जाती हैं और जब धमाका हुआ तो धमाके की आवाज करीबन 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। 500-600 मीटर दूर तक बस के टुकड़े और सोल्जर्स के बॉडी पार्ट जाकर गिरे थे। अब इससे और ज्यादा मैं आपको बता नहीं पाऊंगा। बस की फोटो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हो कि अंदर बैठे सोल्जर्स के साथ क्या हुआ होगा। इस हमले में 39 सीआरपीएफ के जवान और एक एएसआई मोहनलाल जो कार का पीछा कर रहे थे, कुल 40 सोल्जर शहीद हो गए। इसके अलावा 20 से ज्यादा जवान घायल हो जाते हैं। ये कोई नॉर्मल घटना नहीं थी बल्कि ये बहुत बड़ा हमला था। अब जैसे ही पुलवामा में ये सब होता है तो रेस्क्यू टीम, काउंटर टेररिज्म, सीआरपीएफ, चंडीगढ़ और दिल्ली से सीएफएसएल की टीमें तुरंत लोकेशन पर पहुंच जाती हैं। लेकिन क्राइम सीन पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। सब चारों तरफ बिखरा हुआ था। हर चीज छोटे छोटे टुकड़ों में बदल चुकी थी। एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये समझना था कि ये सब कैसे हुआ और किसने अंजाम दिया। लेकिन सर्च ऑपरेशन चालू होने के बाद सीएफएसएल की टीम अपनी जांच शुरू करती है तो इस दौरान उनको एक छोटा सा सुराग मिलता है। उनको एक कार का क्रैंक शाफ्ट मिलता है। इसके तुरंत बाद इन्होंने मारुति कंपनी की एक्सपर्ट टीम जो टेक्निकल सर्वे करती है उसको तुरंत क्राइम सीन पर बुला लेते हैं और उनको ये मालूम करना था कि ये क्रैंक शाफ्ट किस कार का है और उस कार को मारुति कंपनी ने किसको बेचा था। इसके साथ ही सेम टाइम पर लैब में भी जांच पड़ताल चल रही थी। वहाँ से जो रिपोर्ट सामने आई उससे पता चल गया था कि क्राइम सीन पर इस्तेमाल किया गया मटेरियल किस प्रकार का यूज किया गया था। अब इस टाइम पर आकर सभी कड़ी एक एक करके एक दूसरे से जुड़ने लग गई थी और पूरी तस्वीर साफ हो गई थी और सब कुछ सामने आ गया था। और फिर 14 फरवरी 2019 को सेम डे 4:30 पर जैसे मोहम्मद के स्पोक पर्सन ने श्रीनगर में एक न्यूज एजेंसी थी ग्लोबल न्यूज सर्विस के नाम से, उनको व्हाट्सएप पर एक वीडियो भेजता है और ये वही वीडियो थी जिसमें आदिल दिखाई दे रहा था। अब जैसे ही न्यूज एजेंसी इस वीडियो को लाइव करती है तो ये वीडियो तेजी से वायरल होने लग गया और जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी पहुंच जाती है। जैसे ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस वीडियो को देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये तो आदिल है, क्योंकि इससे पहले भी इसको कई बार अरेस्ट किया जा चुका था और इसको सी कैटेगरी की लिस्ट में डाल रखा था। जब इसकी रिपोर्ट निकलवाई गई तो पता चला कि ये बॉर्डर पार करके पीओके भी गया था और वहाँ पर इसने ट्रेनिंग वगैरह भी ली थी। इसके बारे में जब जानकारी सामने आई इसमें ये भी शामिल था कि ये लोग कितना मटेरियल लेके कश्मीर आए थे। इस पूरे केस की जांच को मणिपुर कैडर के आईपीएस राकेश पलवाल लीड कर रहे थे।
वो आदिल वाली वीडियो को कई बार चलाकर देखते हैं, लेकिन जब इस वीडियो को बार बार देखते हैं ये, तो इनको इस वीडियो पर डाउट हो जाता है कि इस वीडियो में वॉइस ओवर किसी और का किया हुआ है, क्योंकि वीडियो सिंक नहीं हो रही थी और इसी की वजह से इनको डाउट हो रहा था कहीं ऐसा तो नहीं हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया हो और सिर्फ कश्मीर के आदिल से वीडियो बनवा ली गई हो, ताकि ये दिखाया जा सके कि हमला कश्मीरी यूथ ने किया है। और इस डाउट को क्लियर करने के लिए सेम डे 14 फरवरी 2019 को इस वीडियो को अमेरिका की FBI में भेज दिया जाता है और FBI ने भी इस मामले में काफी हेल्प की थी और खुलासा किया कि जिस व्हाट्सएप अकाउंट से आदिल का वीडियो भेजा गया था वो एक कश्मीर की लेडी है जमीला, उसके ID पर सिम लिया हुआ है। इसके साथ साथ FBI ने ये भी बताया कि इस वीडियो में वॉइस ओवर किसी और ने किया है। ये जानकारी इस केस को समझने में काफी हेल्प की थी। जब भारतीय एजेंसियां जमीला को ढूंढने पहुंची तो पता चला कि वो तो ऑलरेडी मर चुकी है। इस बीच FBI ने व्हाट्सएप अकाउंट को जो यूज कर रहा था उसकी लोकेशन ट्रैक की तो पता चला कि ये लोकेशन LOC के उस पार मुजफ्फराबाद की निकली। इसके साथ ही ये भी पता चला कि पुलवामा हमले की प्लानिंग करने वाले लोग इस व्हाट्सएप अकाउंट के संपर्क में थे और यहीं से पहली बार एक ऑफिशियल प्रूफ मिला था कि इस घटना के पीछे साजिश करता पाकिस्तान है। और अब जैसे ही पाकिस्तान का नाम सामने आया तो भारत ने तुरंत एक्शन लिया, जिसमें पाकिस्तान के एक्टर, सिंगर सबको बैन कर दिया जाता है और भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रेड करना भी बंद कर दिया। G7 देशों की फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया था और भारत के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं ने भी अपने अपने हिसाब से अपना अपना ब्रह्मास्त्र यूज किया और इन्होंने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इसी बीच जो जांच आगे बढ़ रही थी तो मारुति कंपनी क्रैंकसॉफ्ट की रिपोर्ट भी भेज देती है और रिपोर्ट में बताया गया कि चेचिस नंबर को कई जगह से मिटा दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग इंजन का नंबर पता कर लेते हैं। अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये वही कार है जिसका इस्तेमाल इस हमले में किया गया था। इस कार को 7 बार खरीदा और बेचा गया था। भारतीय एजेंसियों ने इसके खरीदार को अरेस्ट करना शुरू कर दिया और जब एजेंसियों ने एक के बाद एक पूरी चैन को अरेस्ट किया तब जाकर पता चला कि इस कार को दानिश राशिद ने सज्जाद मकबूल भट्ट के जरिए बेची थी और दानिश ने इस डील में 15,000 रुपए का कमीशन लिया था। और अब जैसे ही सज्जाद का नाम सामने आया तो एजेंसियां उसे अरेस्ट करने के लिए उसके घर पहुंचती हैं तो पता चला कि वो पहले से ही गायब था। इसने भी बुरहानवाणी की तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रखा था। सज्जाद ने AK-47 के साथ सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर रखी थी और अब ये POK की तरफ भाग चुका था। अब सज्जाद का कहीं पता नहीं चलता है तो एक बार जांच फिर से रुक जाती है और अब ये वही टाइम था जब पूरे भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा था। एजेंसियों के पास टाइम बहुत कम था, लेकिन पाकिस्तान का नाम लेने से काम नहीं चलता, उसके लिए सॉलिड प्रूफ भी इकट्ठा करना जरूरी होते हैं। अब इसके बाद NIA के ऑफिसर राकेश बलवाल ने सोचा कि क्यों ना जिस जगह ये घटना हुई थी उसके आसपास के एरिया में सर्च ऑपरेशन शुरू करना चाहिए, शायद वहाँ से कुछ अहम सुराग मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो इलाका काफी सेंसिटिव था और यहाँ पर जब भी सर्च ऑपरेशन किए जाते थे तो पत्थरबाजी शुरू हो जाती थी। लेकिन अब राकेश बलवाल दिल्ली से स्पेशल परमिशन लेते हैं और इसके बाद 20 जनवरी 2019 को 100 NIA के ऑफिसर और 400 CRPF के जवानों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर देते हैं और ये ऑपरेशन उस जगह से महज 250 मीटर आगे झेलम नदी के पास इनको बर्फ के अंदर एक कार की चाबी मिलती है। उस कार की चाबी पर लिखा हुआ था 1026 और उससे थोड़ी दूर पर कुछ हड्डी के टुकड़े मिलते हैं। अब इसके बाद राकेश बलवाल ने इन हड्डी के टुकड़ों को आदिल के पिता के DNA से मैच करवाया जाता है और उनके DNA से ये मैच हो जाता है, जिससे ये कंफर्म हो गया था कि ये हमला आदिल ने किया है। जिस कार का इस्तेमाल किया गया था उसकी डिटेल पहले सामने आ चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसमें कौन सा मास्टरमाइंड शामिल था इसका पता लगाना अभी बाकी था। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि इसमें RDX कहां से आया। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं जो खेतों में मिल जाएगी या फिर कहीं और आम जगह मिल जाएगी। किसी लोकल कश्मीरी ने इसे लिया और कार उड़ा दी, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस हमले के पीछे पाकिस्तान के कौन कौन लोग शामिल थे उनको ढूंढना एजेंसियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम था। उमर जिसने ये सब किया था वो अपनी लोकेशन चेंज करके वो भी गायब हो जाता है। इधर जब सर्च ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन चल रही थी वहीं सेम टाइम पर एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर बालाकोट के खैबर पख्तून एरिया में जहाँ पर जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी कैंप चल रहे थे वहाँ पर स्ट्राइक कर देते हैं। और ये कार्रवाई पुलवामा हमले के जवाब में की गई थी। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था। इसमें एक आत्मघाती हमलावर ने CRPF के कॉन्वेय पर हमला किया जिसमें 40 जवान शहीद हुए थे। इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक ने भारत की आतंकवाद विरोधी नीति को और भी मजबूत कर दिया था। अब होता क्या है, कश्मीर में भारतीय फोर्सेस एक के बाद एक जैश-ए-मोहम्मद के हैंडलर्स का एनकाउंटर कर रही थी। इसी बीच 18 जून 2019 को वो इको कार जिसने अरेंज कराई थी सज्जाद भट्ट वो भी मिल जाता है। सज्जाद को मरहमा बीजहारा एरिया में एनकाउंटर के दौरान मार दिया जाता है। लेकिन जैसा कि आपको पहले से ही पता है इस पूरे हमले का जो मास्टरमाइंड था
वो उमर था और ये अभी तक बचा हुआ था। उमर किस तरह से मारा गया ये भी अपने आप में एक बड़ा सहयोग था। दरअसल हुआ क्या था, उमर पहले से ही पुलिस के लिए एक सिरदर्द बन चुका था। वो हमले से पहले कई बार पुलिस वालों को धमकियां देता था रैंडम नंबर से। उमर ने एक बार बहुत पहले एक दिन उसने पुलवामा के एक पुलिस ऑफिसर के पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज भेजता है। उस मैसेज में एक पिस्तौल का इमोजी था और नीचे लिखा हुआ था, हाय जानू, मैं तुझे तेरे घर आकर मार दूंगा। ये मैसेज भेजने के बाद ये नंबर स्विच ऑफ हो जाता है, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने इसको हल्के में नहीं लिया। उसने क्या किया, उस नंबर को अपने फोन में हाय जानू के नाम से सेव कर लिया और साइबर सेल में ट्रैकिंग पर लगवा दिया। अब साइबर सेल ने इस नंबर को ट्रैकिंग पर लगा तो दिया था, लेकिन उमर को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये हरकत आगे चलकर उसी के लिए भारी पड़ने वाली है। क्योंकि जब ये हमला हो गया था तो उसके बाद उमर को अर्जेंट बात करने के लिए एक नंबर की जरूरत थी। उमर ने क्या किया, हमले के बाद 27 मार्च 2019 को उसने वही हाई जानू वाला नंबर फिर से चालू कर लिया। और अब जैसे ही नंबर चालू होता है तो साइबर सेल के मॉनिटरिंग सिस्टम में हाई जानू का मैसेज रिफ्लेक्ट होने लगता है और साइबर सेल ने इसकी तुरंत लोकेशन ट्रैक की और उमर की लोकेशन कलान नौगाम के साउथ वेस्ट में बटगाम की तरफ डिटेक्ट होती है। और फिर इस जानकारी के बेसिस पर सिक्योरिटी फोर्सेस उस लोकेशन पर जाकर उमर को मार देती हैं। और ये पुलवामा हमले का मैन मास्टरमाइंड था, लेकिन इंडियन फोर्सेस को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने गलती से पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को मार दिया है। क्योंकि उमर, जिसे इंडियन रिकॉर्ड्स में इंद्रेश भाई के नाम से जानते थे, उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए फेक आईडी कार्ड बनवा रखा था इसी नाम से। जब उसका एनकाउंटर हुआ तो उसके पास से M4 राइफल, एक आईफोन और एक सैमसंग नोट S9 प्लस रिकवर होता है। लेकिन एनकाउंटर से पहले उमर दोनों फोनों को तोड़ देता है और उनका डेटा डिलीट कर देता है। और इसी वजह से पुलिस ने इस एनकाउंटर को उतना सीरियस लिया नहीं। उनका ध्यान अभी भी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को ढूंढने में लगा हुआ था। उमर के पास जो टूटे हुए मोबाइल फोन मिले थे उनको जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस स्टेशन में ले जाकर बस यूं ही रख दिया जाता है, बिना किसी जांच पड़ताल के। और इस दौरान भारतीय एजेंसी अभी भी उस आदमी को ढूंढ रही थी जो ऑलरेडी मारा जा चुका था। कई महीनों तक लगातार कोशिश करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिलता है तो थक हार कर जुलाई 2019 में NIA के हेड राकेश बलवाल कहते हैं कि ऐसे तो कुछ हाथ लगने वाला है नहीं, पुराने केस फिर से खोलते हैं, शायद उनमें से कुछ लीड मिल जाए। इसके बाद सारे पुराने केसों को फिर से खोलने का प्रोसेस शुरू किया जाता है। इसी दौरान राकेश बलवाल का ध्यान हाई जानू वाले केस पर जाता है। उन्होंने सोचा कि ये मामला कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। उन्होंने सोचा कि इंद्रेश भाई नाम का ये शख्स शायद कोई बड़ी मछली हो सकता है। राकेश बलवाल का ये मानना इसलिए भी था क्योंकि उमर के एनकाउंटर के दौरान उसके पास से एक M4 राइफल रिकवर हुई थी और ये राइफल आमतौर पर जैश मोहम्मद की लीडरशिप इस्तेमाल करती है, जबकि बाकी मेंबर आमतौर पर AK-47 यूज करते हैं। इसके अलावा उमर एडिडास की टी शर्ट जैसे महंगे कपड़े पहनता था, जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ये कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं हो सकता। इस केस को फिर से रीओपन किया जाता है तो उमर के एनकाउंटर के समय बरामद किए गए फोन पर भी ध्यान दिया जाता है। राकेश बलवाल ने इन फोन को एनालिसिस करने के लिए भारत की टॉप कंप्यूटर फोरेंसिक और साइबर सिक्योरिटी एजेंसी सर्ट को भेज देते हैं और सर्ट की टीम इन पर काफी मेहनत करती है। सर्ट की टीम कई दिनों तक मेहनत करके फोन की एक एक डिटेल को निकाल लेती है। इस प्रोसेस के दौरान उनके हाथ एक बहुत बड़ा जैकपॉट लग गया था। बल्कि उमर ने एनकाउंटर से पहले अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर दिया था, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नया मोबाइल क्लाउड से पुराने मोबाइल का डेटा फेच कर लेता है। इस केस में भी यही हुआ। सर्टिन की टीम को साल 2014 से लेकर अब तक का 100 GB से ज्यादा डेटा मिल जाता है और इस डेटा में पुलवामा हमले की प्लानिंग से जुड़े 16 घंटे के वॉइस नोट और टेक्स्ट मैसेज सब मिल जाते हैं और जो इन लोगों ने रेकी वगैरह की थी। अब जैसे ही सर्टिन की टीम को उमर के फोन से मिली जानकारी का एनालिसिस पूरा होता है तो उन्होंने लोकेशन, वीडियो और इम्पोर्टेंट डेटा जैसे रिवील होता है तो NIA की टीम अगले 14 घंटे तक इस पूरे डेटा को एनालाइज करती है। इस डेटा से पता चला कि इंद्रिस भाई कोई और नहीं बल्कि पुलवामा हमले का मैन मास्टरमाइंड था और ये मसूद अजहर का भतीजा था और कंधार हाईजैक के मास्टरमाइंड का बेटा था उमर, और इसी ने पुलवामा हमले की प्लानिंग बनाई थी और आदिल से इसी ने अंजाम दिलवाया था। इस डेटा में पाकिस्तान का उसका आईडी कार्ड, चेकबुक की फोटोकॉपी और हमले में इस्तेमाल हुए RDX की भी जानकारी शामिल थी। इस डेटा में ये भी पता चला कि RDX किस रास्ते से लाया गया था और इस हमले का पूरा तालमेल किस तरह से हुआ था। इस हमले के दौरान उमर के पास 100 से ज्यादा कॉल्स भी आई थी। जब NIA ने ट्रेस किया तो ये नंबर पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में यूज हो रहे थे। इन कॉल्स में से कुछ नंबर वही थे जो हमले से पहले भी यूज किए गए थे। NIA को एक वॉइस नोट भी मिलता है जिसमें हमले के दौरान उमर को कोई कोऑर्डिनेट कर रहा था और इस वॉइस नोट में मोबाइल फोन को डिस्ट्रॉय करके हमले का वीडियो बनाने के लिए बोल रहा था। NIA को लगा कि पाकिस्तान के रो चीफ असगर चाचा की आवाज हो सकती है तो NIA ने इस वॉइस नोट सैंपल को, जो ओपन सोर्स में अवेलेबल थी,
रो चाचा के 22 सैंपल से मैच करवाया गया तो एग्जैक्ट मैच हो जाता है और ये एक बहुत बड़ा सबूत बना कि इसमें पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है। इसके साथ ही इस मोबाइल के अंदर उमर जो इस हमले का मास्टरमाइंड था उसकी कश्मीर में उमर और इंसा की कई इंटीमेट फोटो मोबाइल के अंदर मिलती है। इन तस्वीरों में सिल्वर वगैरह चेहरे पर लगाकर फोटो भी खिंचवाते थे। इसके अलावा एक और फोटो मिलती है जिसमें वो कार जिसका हमले में यूज किया गया था वो एक घर के सामने खड़ी हुई थी। ये घर साकिर बशीर का था जो कौसर कॉलोनी बहालपुर में था और अब एनआईए की टीम इस सुराग के आधार पर 7 दिसंबर 2019 को साकिर बशीर को अरेस्ट कर लेती है और मोबाइल में उमर और इंसा की बहुत सारी फोटो मिल जाती हैं। इसके बाद एनआईए की टीम इंसा के घर पहुंचती है तो इंसा के घर पर एनआईए को एक रेड और ब्लैक कलर की लकड़ी की अलमारी मिलती है और ये वही अलमारी थी जो आदिल की वीडियो में जैसे मोहम्मद के बैनर के नीचे दिखाई दे रही थी। एनआईए ने 3 मार्च 2020 को इंसा और उसके पिता पीर तारिक शाह को भी अरेस्ट कर लेती है। इसी तरह 19 साल के ओवैस उल इस्लाम जो नीट की तैयारी कर रहा था और अमेजोन से हमले के लिए सामान मंगवा कर दिया था उसे भी 7 मार्च 2020 को अरेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा मोहम्मद अब्बास जिसका सेफ हाउस का एक बड़ा नेटवर्क था उसको भी अरेस्ट कर लेते हैं। इसके अलावा गुलशन मोबाइल शॉप से बिलाल कुच्चे को भी पकड़ लिया जाता है। ये जो आदिल के साथ मिलकर काम करता था और पीओके भी गया था। ऐसे करके जितने भी लोग शामिल थे कश्मीर में इन सभी सस्पेक्ट को अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इनसे एक एक जानकारी उगलवाना शुरू की गई तो शुरू में इंसा उमर को अपना भाई बोल रही थी और किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट के लिए इनकार कर रही थी, लेकिन एनआईए ने जब उसे फोटो और वॉइस नोट दिखाए तो इंसा को सारी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ी और एक एक करके सारे राज खोल दिए। साकिर जो इन सबसे ज्यादा टफ साबित हो रहा था शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ समय के बाद राकेश बलवाल साकिर को उमर और इंसा की इंटीमेट फोटो दिखा देते हैं। इसके बाद साकिर को सारी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ी और वो एक एक जानकारी एनआईए को बता देता है। साकिर जो इन सबसे ज्यादा टफ साबित हो रहा था शुरुआत में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था, लेकिन कुछ समय बाद राकेश बलवाल साकिर को उमर और इंसा की इंटीमेट फोटो दिखा देते हैं। इसके बाद साकिर को सारी बातें एक्सेप्ट करनी पड़ी। ये देखकर साकिर बेहद शॉक्ड हो गया क्योंकि वो उमर को एक अच्छा इंसान मानता था। उमर शादीशुदा था और इस खुलासे के बाद साकिर इतना हार्ट हो जाता है कि कुछ टाइम बाद उसने एनआईए को सारी प्लानिंग के बारे में बता देता है और फिर इसके बाद 25 अगस्त 2020 को एनआईए की टीम इस पूरे केस को डिकोड करती है और 13,800 पन्नों की चार्जशीट एनआईए कोर्ट में फाइल करती है और पूरे कश्मीर में क्रैकडाउन होता है और इस हमले में जितने भी लोग शामिल थे उन सभी को सजा मिलती है। आप पुलवामा हमले के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।